नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाजार से जुड़ी खबरों के साथ, जहां पर बाजार में हुए कारोबार की बात करते हैं। 3 दिनों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली का सेशन आज हमने देखा। निफ्टी 220 अंकों की गिरावट के साथ 17,560 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें 770 अंक की गिरावट यहां पे रही है। निफ्टी बैंक 39,000 के करीब बंद हुआ है। ओवरऑल आज हमने बाजार में कारोबार कैसा देखा होता हुआ, हमारी सहयोगी प्रियंका तमाम डिटेल्स दे रही हैं। चलिए आज समझ लेते हैं आज बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। तो क्लियरली जब हम एक गैप डाउन के साथ खुले, 2 दिन की गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो गैप्स थे वो आज कहीं ना कहीं फिल होते हुए दिखाई दिए। थर्सडे बीइंग एक्सपायरी डे, आज हमने बाजार में एक मामूली गैप डाउन के साथ ओपनिंग देखी और ये गैप यानी ये जो गिरावट थी बाजार में थ्रू आउट द डे बढ़ी और इनफैक्ट लास्ट के हाफ एन आवर में गिरावट बढ़ते हुए हमें जो क्लोजिंग मिली है निफ्टी पर लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा की क्लोजिंग आपको निफ्टी पे देखने को मिली है और बैंकिंग इंडेक्स भी यानी बैंक निफ्टी पे भी आपको लगभग 450 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। आज क्लियरली कौन से सेक्टर से पार्टिसिपेट किया और किस सेक्टर से आज आपको ड्रैगर निकलकर सामने आए। पहले लीडरशिप की बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आज स्ट्रेंथ थी। तो ये आप बैंकिंग इंडेक्स को देख रहे हैं, लगभग 300 ऑड पॉइंट्स की आपको गिरावट बैंकिंग इंडेक्स ने क्लोजिंग के टाइम पर दी है। बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर से आज लीडरशिप आई, स्ट्रेंथ देखने को मिली। क्लियरली आज ऑटो पैक, कल ऑटो पैक वीक था क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले बैंकिंग ऑटो सेल्स के नंबर्स आए थे लास्ट मंथ के जो थोड़े से वीक थे, जिसके बाद हमने देखा एक प्रेशर था कल। लेकिन आज क्लियरली अगर स्ट्रेंथ किसी सेक्टर में आपको दिख रही थी, आप अगर निफ्टी के पहले 3 काउंटर्स की बात करें तो उसमें ऑटो के लार्ज कैप्स थे, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो एंड द लीडिंग वाज हीरो मोटोकॉर्प। तो ये 3 स्टॉक्स थे जहां पर हमें बढ़त देखने को मिली। मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो एंड हीरो मोटोकॉर्प, अगर इन स्टॉक्स को हम देखें तो इनमें क्लियरली आज थ्रू आउट द डे स्ट्रेंथ बनी और ये स्ट्रेंथ पे क्लोज हुए। मेटल स्टॉक से आपको लगभग हाफ द स्टॉक्स यानी 40% उस पैक से ही आपको आज लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दिए। आज मेटल से इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, कल टाटा स्टील के नंबर्स हैं, लेकिन क्लियरली वहाँ लॉन्ग्स बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग, फिनेंस, यहाँ आपको एक प्रेशर देखने को मिला और उनमें प्राइवेट हो, पब्लिक स्पेस बैंक्स हो, लेकिन एसबीआई के रिजल्ट्स इसी हफ्ते आने हैं तो उस पर ज़रूर नज़र होगी। तो बहुत कम अब निफ्टी कंपनीज रह गई हैं जिनके रिजल्ट्स आने हैं और वो एक की ट्रिगर भी है पूरे स्पेस और सेक्टर के लिए भी। एसबीआई को आप देखेंगे हरे निशान में लेकिन बंद हुए, फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा आपको एफएनओ स्पेस से बलरामपुर चीनी में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखी जब आप क्लोजिंग दे रहे थे। आपको टीवीएस मोटर में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखी। ये आपको एक ओवरऑल एक हीट मैप दिख रहा है कि आज निफ्टी 50 के काउंटर से किस तरह से परफॉर्म किया। तो आप देख रहे हैं कि बहुत क्लियरली कुछ ही सेक्टर्स थे जिनमें आपको आज एक बढ़त देखने को मिली थी जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। नहीं तो बाजार पे टेक्नोलॉजी पैक में भी क्लियरली एक आज अंडर परफॉर्मेंस, आज एक उनकी तरफ से डेंट देखने को मिला क्योंकि हमने देखा है ग्लोबल क्यूज, कहीं ना कहीं कॉग्निजेंट के रिजल्ट्स और उसके बाद एक सेंटिमेंटल इफेक्ट और साथ ही क्योंकि टेक्नोलॉजी पैक हम ऑलरेडी देख रहे थे पिछले 2 दिन से 3 दिन से अच्छा 2 दिन से अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा था। तो आज एक वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली हावी होती हुई दिखाई दी। नंबर्स के लिहाज से आज टाइटन के रिजल्ट्स आए, अच्छे नंबर्स आए, आउटशाइन किया टाइटन ने नंबर्स में, पैट बहुत अच्छा था। आईटीसी के रिजल्ट्स आज आने हैं और कल रिजल्ट्स पे नजर होगी तो उसमें होगी टाटा स्टील के रिजल्ट्स आने हैं और साथ ही श्री सीमेंट्स के रिजल्ट्स आने हैं जिस पर नजर होगी। सो ओवरऑल एक गैप डाउन ओपनिंग और गिरावट के साथ 200 पॉइंट्स की ज़्यादा गिरावट, 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी आज क्लोज हुआ। आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का क्या है साल 2022 के लिए आउटलुक, बजट पर हुए ऐलानों को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनसे बात की ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। आइए सुनते हैं बातचीत का एक हिस्सा। Mr. Jhunjhunwala, let me first get your thoughts on the union budget. Now, the union budget, do you think both in terms of intention and also in terms of objective, will it be able to accelerate the economy? Because the economy in India has survived the COVID storm, will the budget accelerate it? See, according to me, there are various long-term messages of the budget. First of all, I think the tax to GDP ratio in India is this budget of this year's collections, which I think will be far higher than the budget estimates, is giving us an indication that the tax to GDP ratio in India is going up. Only when that happens, we'll be able to spend money for social welfare and infrastructure. I think that's a very important message. Then I think by not giving away freebies beyond a point, they say that you give a man a fish, he will eat it every day. You teach him how to fish, he will be on his own.
So according to me, the real panacea of India's teeming billions is growth. It's only with growth that you'll have greater jobs, greater social welfare. And the manner I was reading about how, the government is ready to subsidize $10 billion for the manufacture of chips in India. So also there is a lot of strategic thinking in India, in government. So I think growth is the priority. I think is the most important thing for the long-term benefit of all Indians. Poor, rich, whatever. Second thing I feel is, everybody is emphasizing the jobs that will be created by the kind of investment that is being proposed in infrastructure. I think the government investment is important. I think there are going to be far greater private sector investment. If you look at anybody, Mr. Adani, Mr. Ambani, Mr. Agarwal, Anil Agarwal, right, they all want to invest in India. And I think which very important, which nobody has mentioned, everybody is emphasizing on the expenditure on infrastructure, but what will the expense on infrastructure lead to? It will lead to industry being more competitive and efficient. Let's not forget that. I think that's also a very, very important element of the increase in capital expenditure for infrastructure. And it is a bold political statement because that government has preferred growth and fiscal prudence over populism. I think that's a very, very big message. And whatever India is doing, whatever Mr. Modi and his government is doing, is towards long-term sustenance and not short-term gain. Do you think there is a big change in the policy making in India? The budget document is very transparent. There is no changes in taxes when COVID taxes or some tax changes could have come out. The policy making is far more clear and it's much more stable in terms of supporting the entrepreneurship. See, it's like this. Ultimately, India will be built by entrepreneurs. Right? Government has no reason to be in business. And I think Mr. Modi has said this in Parliament. And he wants to respect and encourage fair risk-taking. I think there is no capitalism in this country, there is no socialism, there is realism. And the kind of transparency government is coming out in finance is absolutely, it's very, very encouraging. Today we have the highest foreign exchange reserves, right? We have a very transparent budget. We have no off-balance items now. FCI has been repaid, Air India debt has been repaid. I am personally very optimistic that the tax to GDP ratio of this country will really go through the roof. And this will really allow fair and good government spending. But is this high risk also coming at a time when in general inflation is high and this budget on the expenditure side, if the supply strain constraints are not taken care of, could stoke up inflation? Well, I don't know whether it can stoke up. See, most of the inflation is commodity inflation. And a lot of the commodities are linked to international prices. So India's increase in consumption of 5% is not going to lead to a spike of commodity prices. India is not still, even now, not such a big consumer of all commodities that Indian consumption going up can really lead to a spike in commodity prices. And really food inflation is not much at all. And 4-5% inflation is desired. 4 to 6% is the average inflation for India. So are you looking at an economy like never before? For the first time, government has a problem of abundance. Corporate balance sheets are not leveraged at all. Retail balance sheet, with the exception of rural balance sheets, it has made a comeback. So it's never been this good for India, can I say that? That's why I'm saying that the credit cycle is behind us. The capex cycle is ahead of us. We have a refreshed corporate sector, right? So now, and sir, we are 140 crore Indians. जहाँ 2 लाख रोज पैदा होता है खाने के लिए, वहाँ क्या मंदी होगी? So I'm very, very optimistic. I think also I must say that although the budget figures have been conservative, the economic survey has predicted 8.5% real growth. So
So I think India is now dreaming on 10% growth and is not so there. But what is more important also, the ease of doing business, the change in the government's attitude. The PLI scheme, I think, can be a big hit. And next year, I think there will be, don't forget, 60% of India's economic services and transport, trade, hospitality, which is a large contributor, was very badly affected last year. So the growth next year in these three areas is going to be very high. So not assuming, we are on a new credit cycle. That credit cycle has embarked. That new capex cycle has embarked, earnings cycle has embarked. How will this earnings cycle or the credit cycle will be different from the last cycle? Well, I don't see any reason to see how it will be different. There will be growth in corporate profits. We are at 4% of GDP in corporate America is 10-11%. We were 8% in 2008. So I think we in the next 4-5 years will reach 8% of GDP. So you can imagine, man, in 4-5 years if the GDP is say 40 lakh crore, 5 lakh crores, then our profitability of corporate sector can be, if you go at 8%, unbelievable. 40 lakh crores. No, when I say not the extent of the profit cycle, but the nature of the sectors which would contribute, because last credit cycle or the last earnings cycle was power, cement, steel. Will it be different from that? No, everybody will be profitable. I would say that I don't see much difference in this cycle in IT. I mean, IT because India is an exporter and a very large exporter, so IT is eternal. But I think I'm very bullish on metals, on infrastructure, on hospitality. Is the inflation fear, both locally and globally, overdone? That only time can tell. But there are factors in America which are going to reverse, which is price of second-hand cars. Certain factors. I think people feel there is a wage spiral in America. But I feel that a lot of people at the bottom who are given the checks, just checks were posted to them. Once that get over, then they will have no choice but to come to work. So difficult to say, what is in favor of inflation not exceeding estimates or expectations. The fact is that the biggest printer of money in the world has been Japan. And there is no inflation in Japan of whatsoever kind. So essentially low inflation is linked to demographics, right, where population doesn't grow, and to technology which allows costs to come down. Now, we've seen a panic in the global equity market after Fed changed their policy stance, let's say in December and early Jan. But US bond markets have been very mature. The 10-year paper is still not gone north of 2 or 3 or 3.5%, which is this kind of an inflation. Why is that so? Because, in America, the American interest rate is supposed to become 1.25%. What is a 1.25%? Right? So I don't think, the stock market has gone up in every rate increase cycle. So I think what I'd say is I cannot predict exactly what will happen in inflation, but what I feel is market is prepared for inflation. One of your favorite quotes is that interest rates, they act like gravity. Now we can debate whether it's going to be 3 hikes or 4 hikes, but globally and locally also we will come out of a patch of unusual low interest rates. That is over for sure. When will the law of gravity of higher interest rates start affecting asset classes? Well, see, when there are boom periods and I don't know about America, but India, the space it is in, I don't think any increase of interest rates of 100-200 basis point is going to affect corporate investment, or where it could affect is in consumption of houses. Because you can't have the 10-year at 6.8 and the home loan at 6.5. I don't think any other sectors are going to be so badly affected. पिकबुल के बिग इंटरव्यू के बाद स्वदेश आर में रुक करते हैं एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की ओर। टाइम्स नेटवर्क की ग्रुप एडिटर नाविका कुमार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बात की। वित्त मंत्री ने ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पर चर्चा करते हुए सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई, साथ ही विपक्ष की आलोचना का करारा जवाब भी दिया।
राहुल गांधी की बातों को आपने शायद दिल पे ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आप 2 भारत बना रहे हैं और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए। आंकड़े दिए कि आपने शायद 23 करोड़ भारतीय लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे कर दिया, गरीबी रेखा से नीचे कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 सालों में उनको कम से कम 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर किया था। राहुल गांधी के ये आंकड़े, इन पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पहला मैं आपके प्रश्न के शुरुआत में आपने ये बोला कि आपने दिल पे ले लिया। पार्लियामेंट में एक वरिष्ठ पार्टी के लीडर, उनके अपने अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे मालूम नहीं है, आकर वो एक बात बोल रहा है तो उसका तो मैं सीरियसली लेकर जवाब देना मेरा दायित्व है, मैं उसको सीरियसली लूंगी। मगर ये भी नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में आप जो भी मन में आता है बोल दो और चले जाओ, और जब बारी आती है जवाब सुनने के लिए तब बैठकर क्षमता के साथ सुनना चाहिए। मगर कांग्रेस के आजकल की आदत ये हो गया है कि जब हम पेशेंस के साथ सुनते हैं उनके बातों को और पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, वो बैठते नहीं, चले जाते हैं, शायद विदेश भी चले जाते हैं। इसीलिए मैं इस मौका छोड़ने वाली नहीं हूं। जब आप प्रश्न पूछते हैं उसको सीरियसली लेकर के जवाब दूंगी। तो राहुल गांधी की गरीबी वाले नंबर पर आप क्या कहेंगी, क्या जवाब देंगी राहुल गांधी को जब वो कहते हैं कि आपने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कर दिया, जबकि उन्होंने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया था? मैं पहला राहुल गांधी से ये पूछना चाहती हूं कि गरीबी के डेफिनेशन इनका पता नहीं क्या है। जो गरीब, उनके घर में बिजली तक नहीं था, जो घर उनको मिलना था वो नहीं मिला, और जो घर उनका गांव में सड़क का सुविधा तक नहीं था, और जो घर जिसमें आप जैसे मेरे जैसे महिला बैठे हैं और उनको कम से कम कुकिंग गैस नहीं मिलता, रसोई गैस नहीं तक मिलता, और इन सब को बिना भेदभाव सबको पहुंचाया पिछले 4-7 साल में, और अभी भी उसका नंबर बढ़ा रहे हैं, जो कि अगर कोई छूट गए तो उनको भी वो पहुंचाएंगे। ये सब गरीब को पहुंच रहे हैं कि अमीर को पहुंच रहे हैं? इसीलिए जब राहुल गांधी जी बात करते हैं ये भी जवाब दें, क्यों जब 2014 में नया हमारी सरकार आया इतनी सारे लोग के घर कम से कम पेशाब करने के लिए या महिला को शौचालय तक नहीं था? ये गरीबी या अमीर का लक्षण है? राहुल गांधी का गरीब मतलब कौन? जिनके हाथ में ये बोलते हैं कि मनरेगा के द्वारा, महात्मा गांधी ग्राम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के द्वारा पैसा मिलता था, वो गरीब है, मगर उन तक भी पैसा नहीं मिला। उस समय के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट में कितनी फ्रॉड अकाउंट्स थे, घोस्ट अकाउंट जिसका बोलते हैं, जो आदमी जिंदा नहीं है मगर उनके नाम पर अकाउंट है, उनके पैसा पहुंच रही है मनरेगा के नाम पर। ये सब निकल कर आया। इसीलिए गरीब इनके रिश्तेदार के नाम पर, गरीब के नाम पर इनके रिश्तेदार के पास पैसा जाता था। ये गरीबी इनके लिए चाहिए क्योंकि उनके नाम पर डाइवर्ट होता था पैसा। इसीलिए गरीब के ऊपर जब ये रोते हैं, व्हाट यू से, क्रोकोडाइल टीयर्स को, मगरमच्छ के आंसू, राहुल गांधी हर बार खड़े होकर के गरीब 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 बोलता। हरियाणा में, राजस्थान में किसानों के जमीन को कब्जा करने वाले जीजाजी के बारे में कुछ नहीं बोलते। और जब कांग्रेस के सरकार पंजाब में था, किसान को प्राइवेट के हाथ में कुछ सेल करने का एग्रीमेंट अगर होता उनके कानून के मुताबिक, अगर किसान उसमें लास्ट उनकी फसल जब आने को तैयार के परिस्थिति में है, उस समय अगर वो प्राइवेट पार्टी को बिकना नहीं चाहता, वापस हटना चाहता है, उस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ऑफेंस में किसान जेल तक पहुंचना था उनके कानून के मुताबिक। ये किसान फ्रेंडली है राहुल गांधी?
वो कांग्रेस के सरकार पंजाब में क्यों नहीं जा करके किसान के विषय में वो टिक करवाया? मगर आंसू, मगरमच्छी का आंसू कभी भी। और राजस्थान में क्या हो रही है, आज तक क्या हो रही है? दलितों की, गरीब महिला की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। हर दिन एक ना एक रेप का कांड हर दिन आती है। महिला हूं, लड़ सकती हूं क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जाओ उधर लड़ो, महिला के हक के लिए उधर लड़ो, गरीब के हक के लिए उधर लड़ो। नहीं, हमारे आंख तो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, जहां महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। इसीलिए इनके मैं उदाहरण लेके, हर कांग्रेस राज्य से उदाहरण लेकर बोल सकती हूं कि उधर के व्यवस्था अलग है, पार्लियामेंट में उनकी व्यवस्था अलग है बात करने का। हिपोक्रेटिकल है। जहां इनके सरकार है उधर जाके रोना चाहिए, उधर जाके सही करना चाहिए। महाराष्ट्र में इनका अलायंस की सरकार है, उधर आज भी किसान के ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस है। आज भी किसान उधर कुछ ना कुछ एक दिन आत्महत्या कर रहे हैं। किसान के बारे में इधर रोना क्या है, उधर जाके सही करो। ये टोटल हिपोक्रेटिकल भाषण है जी। चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर कोरोना के मामलों में कमी आने और पाबंदियों के कम होने से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रिकवरी मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। द इंडियन होटल्स कंपनी के सीईओ और एमडी पुनीत चटवाल ने हमसे कहा है कि आने वाले दिनों में ये रिकवरी में काफी तेजी आएगी। On the quarter being a bit peculiar, but it was still the most positive quarter of the 7 quarters that have gone by for the industry, the tourism industry in general, and hospitality in particular. What we have learned is after the first wave, it took almost 6 months in certain states and in other states, depending on the lockdowns and the restrictions imposed, even up to 9 months for the industry to come back. Then came the devastation of the second wave, which was very, very strong. But the industry started bouncing back in 3 months. And then we were confronted with the third wave or the Omicron as of the 20th of December. But the effect on the cancellations and on the drop in business started subsiding as of 15th of Jan. And I would say it would be fair to estimate that the last 1 week has been positive for the business and the pickup is strong, especially the last 2-3 days. And this week is really critical because of the holiday in the middle of the week, in the week gone by. So I think at the end of this week, we will know more if this trend continues. I personally remain very optimistic that the trend will continue and the bounce back will be faster and the period would be shorter. अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने अपने तीसरे तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के सीईओ सुरेश मंगलानी ने हमसे बातचीत में कहा है कि गैस और एपीएम के दाम बढ़ने से इस तिमाही में मार्जिन पर थोड़ा दबाव दिखाई देगा। उन्होंने कहा है कि कंपनी देश के हर कोने में सीएनजी स्टेशन लगाएगी। हाई राइस प्राइस का भी हमारे को एक डेवलपमेंट फेस करना पड़ा कि अनप्रेसिडेंटेड जो गैस की प्राइस बढ़ी, और दूसरा हमारे साथ ये भी रहा कि अक्टूबर 1 से एपीएम प्राइस बढ़ी। अक्टूबर 1 से जो हम डोमेस्टिक गैस खरीदते हैं उसका सीलिंग प्राइस बढ़ा, और इसी क्वार्टर में इंटरनेशनली प्राइस में बहुत ज़्यादा आरएलएनजी का प्राइस बढ़ा। तो हम करीबन 60% एपीएम गैस खरीदते हैं। चूंकि हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें एपीएम के एलोकेशन में थोड़ी सी हमारे को शॉर्टफॉल मिला, तो उस शॉर्टफॉल को भी हमें फिर आरएलएनजी जो बहुत हाई प्राइस चल रहा है उसे खरीदना पड़ा। तो हमारे साथ में एक चैलेंज ये रहा कि हम इसको कैसे मिटिगेट करें। एक तरीका था कि हम इसको पूरा का पूरा पास थ्रू कर दें, बट चूंकि हम एक बहुत बड़ी कंज्यूमर ब्रांड है अडानी ग्रुप की और टोटल एनर्जी की, तो हमारे ऊपर एक ये मैंडेट था कि हम कंज्यूमर को ऊपर रखें और बाकी स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट को बैलेंस करें। तो हमने काफ़ी डीप डाइव करके अपने ओपेक्स को कम किया और साथ ही साथ कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी को देख के जितना पास थ्रू हो सकता था वो किया, और इसको बैलेंस में रख के हमने ये रिजल्ट दिया 211 करोड़ का एबिटा और 673 करोड़ का एबिट जो दिया। इसमें थोड़ा सा जैसा आप देखेंगे तो थोड़ा 5% पिछले क्वार्टर से कम है, बट अगर मैं उसको ओवरऑल स्कीम में देखूंगा कि भाई
इतना ज्यादा प्राइस वगैरह राइज होने के बावजूद भी कंपनी ने इतना अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही हार्टनिंग रिजल्ट रहा इस क्वार्टर का और पूरे 9 मंथ्स का। हमारे पास जो 4 एरिया हैं, अहमदाबाद, फरीदाबाद, खुर्जा और वडोदरा, अब इनको हमने पिछले 15 साल में काफी डेवलप कर दिया और थोड़ा इंक्रीमेंटली हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते रहते हैं सीएनजी की साइड में, और नए घरों में हम जाते रहते हैं सोसाइटीज में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पे भी हमको गैप्स दिखते हैं, जहाँ पे भी थोड़ा नया मार्केट डेवलप होता है, वहाँ हम इंक्रीमेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और ऑपरेशंस को कितना अच्छी तरह से और अच्छी तरह किया जाए, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया जाए, वो हमारा ध्यान रहता है। नए जीए चूंकि हमने जो 9th एंड 10th राउंड में लिए हैं, हमारा फोकस है कि ये पाइप्ड नेचुरल गैस का जो बेनिफिट है, पानी की तरह गैस घर में आए और सीएनजी से एनवायरनमेंट में फायदा हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने नए एरिया में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पूरा प्रोजेक्ट का जो फोकस है बहुत ज्यादा नए ज्योग्राफी में है। तो आप एज अ रिजल्ट अगर देखेंगे तो 70 स्टेशन जो हमने लगाए, उसमें से 60 स्टेशन नए जीए में गए। सो पूरा फोकस उसी तरफ से चल रहा है। और अभी चूंकि वहां पे सिटी गेट स्टेशन बनना चालू हो गए हैं, कमिश्निंग चालू हो गई है, तो अगले कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे आप, जिस तरह से घर का भी यहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग जीए में हो रहा है, उधर घर का भी रैंप अप बहुत ज्यादा नए जीए में होगा। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारा नए जीए की तरफ फोकस है, क्योंकि वही कंपनी का मैंडेट है कि एग्जिस्टिंग जीए को अच्छी तरह सर्विस करे और नए जीए में इंफ्रास्ट्रक्चर को लाके ये पीएनजी का और सीएनजी का बेनिफिट वहां भी लेके आए, चाहे वो होम्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर या कमर्शियल हो, और हर नुक एंड कॉर्नर पे सीएनजी के स्टेशन लगाएं। बजट में वंदे भारत ट्रेनों को लेकर तय किए गए टारगेट की दिशा में सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। सरकार को बीएचईएल और सीमेंस समेत 9 कंपनियों से बोलियां मिली हैं। टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तमाम डिटेल्स समीर दीक्षित हमारे सहयोगी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, भारतीय रेलवे के पैसेंजर ट्रेन के भविष्य यानी वंदे भारत ट्रेन को लेकर के अहम अपडेट यह है कि पिछले साल रेल मंत्रालय ने जो 58 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए टेंडर जारी किया था, उसमें 9 दिग्गज प्राइवेट कंपनियों ने दिलचस्पी जताई है, जिसमें बम्बार्डियर, सीमेंस, टीटागढ़ वैगन्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मेघा इंजीनियरिंग जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपनी बोलियां इस 58 वंदे भारत ट्रेन बनाने को लेकर के रेल मंत्रालय को सौंपी है। तो अब प्रक्रिया के तहत इन बोलियों का टेक्निकल इवैल्यूएशन किया जाएगा, इसके बाद वो फाइनेंशियल बिड की तरफ आगे बढ़ेंगी। लेकिन वंदे भारत के लिए ही एक और बड़ी जानकारी सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रही है कि अगले करीब 2 महीने में, अप्रैल मई के महीने में रेल मंत्रालय एक और टेंडर जारी कर सकता है, और ये टेंडर होगा करीब 80 से 100 नई वंदे भारत ट्रेन बनाने को लेकर के, और इस टेंडर का जो क्वांटम रह सकता है वो लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का रह सकता है। आखिर वंदे भारत को लेकर के ये बढ़ते कदम क्यों? क्योंकि यूनियन बजट में जो रोड मैप, जो लॉन्ग टर्म विजन सेट किया है, यानी 400 वंदे भारत ट्रेन को अगले 3 साल में चलाए जाने का, तो उसकी तरफ रेल मंत्रालय तेजी से कदम बढ़ा रहा है, और वंदे भारत के मास प्रोडक्शन के, बड़े लेवल के प्रोडक्शन के लिए ये टेंडर प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना चाहता है। तो वंदे भारत ट्रेन के जरिए कोशिश यही रहेगी कि रेल यात्रियों का जो यात्रा अनुभव है उसको बेहतर, सुखद बनाया जाए, क्योंकि इस ट्रेन में न केवल यात्री सुविधाओं के नजरिए से कई खूबियां मौजूद हैं, बल्कि जो ट्रेवल टाइम है वो भी काफी हद तक कम हो सकेगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन सक्षम होंगी 160-180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर तय करने के लिए। जबकि रेलवे के नजरिए से अच्छी बात यह हो सकेगी कि चूंकि इन ट्रेन का किराया थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये रेलवे को ज्यादा कमाई, रेवेन्यू जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा कमाई दे पाने में सक्षम हो पाएंगी। तो इसीलिए वंदे भारत ट्रेन पे रेल मंत्रालय जबरदस्त दांव खेल रहा है और प्राइवेट प्लेयर को आमंत्रित कर रहा है। भारत की सबसे अमीर मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने चुनाव से पहले देश यहाँ पर पेश किया है अपने बजट को, और बजट में हेल्थ और इंफ्रा पर खास फोकस दिया गया। वित्त वर्ष 22-23 के लिए आज पेश किए गए 45,949 करोड़ के बजट को 15% हिस्सा हेल्थ सुविधाओं पर खर्च होगा। बजट में मुंबई करों के लिए और क्या कुछ खास प्रावधान किए गए हैं, हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी तमाम डिटेल्स लेकर आई है।
भारत की जो सबसे रईस महानगर पालिका है वो है बीएमसी और उसने आज अपना बजट पेश किया है। कमिश्नर इकबाल चहल ने टोटल जो बजट साइज है वो 45,949 करोड़ रुपए का बजट साइज पेश किया है और ये जो पिछले साल के मुकाबले 17.7% ज्यादा है। कहाँ खर्च होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होगा, तो वित्त वर्ष 2022-23 में टोटल जो केपेक्स प्लान है वो 22,647 करोड़ रुपए का है। इसके अंदर मेजॉरिटी जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जाएगा। मसलन मुंबई कोस्टल रोड के लिए 3,200 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। वहीं गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के लिए 1,300 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इसके साथ ही खास तौर पे हेल्थ और एजुकेशन के लिए भी काफ़ी एलोकेशन किए गए हैं। टोटल बजट का 15% हेल्थ बजट है, यानी 6,933 करोड़ रुपए हेल्थ बजट के तौर पे साइड किया गया है। और इसके तहत एक खास स्कीम का जो ऐलान किया गया वो है हेल्थ सेंटर्स, जो लोगों के घरों के नज़दीक ही बनाए जाएंगे। पहले फेज में 100 और दूसरे फेज में भी 100 सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिसके जरिए लोग टेली कंसल्टेशन ले सकेंगे, टेलीमेडिकेशन का फ़ायदा उठा सकेंगे। बड़े हॉस्पिटल्स जैसे कि केम, नायर, साइन, इन हॉस्पिटल्स जो हैं यहाँ से टेली कंसल्टेशन लोग अपने घर के पास से ले सकेंगे और यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी तैयार किए जाएंगे। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए भी 3,370 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है और इसमें भी चाहे डिजिटल क्लासरूम्स हो, नए यूट्यूब चैनल्स हो और टिंकरिंग लैब्स हो, इन सब का डेवलपमेंट की बात कही गई है। बेस्ट बसेस की बात करें, यहाँ इसके लिए 800 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है और ये जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बेस्ट में हाल में कहा था कि वो डबल डेकर की ईवी बसेस लेकर आ रहे हैं और इसके लिए ही ईवी का ही जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईवी के लिए भी बीएमसी ने कहा है कि प्राइवेट और पब्लिक अंडरटेकिंग्स को पब्लिक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने की अनुमति दी जाएगी, यानी ईवी को भी इस बजट में काफ़ी ज़्यादा पुश दिया गया है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद एविएशन इंडस्ट्री में लोड फैक्टर घट रहा था, लेकिन अब फिर से एयरलाइंस के अच्छे दिन लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक एविएशन में फिर से लोड फैक्टर बढ़ने लगा है। देखिए, अगर दिसंबर की आप बात करें तो ओमिक्रॉन का जो स्केयर आया था उससे पहले जो नंबर्स थे, जो लोड फैक्टर्स थे, वो वापस करीब 80% के आसपास आ गए थे। एयरलाइंस फुल चल रही थी, कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद ओमिक्रॉन का हिट आ गया और उसकी वजह से पहले तो वीकेंड लॉकडाउन हुए, नाइट कर्फ्यू हुए और जिस तरीके से नंबर बढ़े दिल्ली में, मुंबई में और बाकी शहरों में भी, उससे करीब 50% का हिट आ गया जनवरी में। और एक टाइम ऐसा आया जो मिड जैन का टाइम था जहाँ पे जिस तरीके से नंबर्स थे, एविएशन कंपनीज ऑलमोस्ट आधी फ्लाइट्स पे उड़ रही थी। उसके बाद आप देखते हैं कि पिछले हफ्ते से जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो नंबर है वो बढ़ने लग गया है। जनवरी का अगर आप नंबर देखो 65% का लोड फैक्टर का, जनवरी का जो लास्ट वीक है वो करीब 70% तक आ चुका है। इस समय जो करंट लोड फैक्टर है वो 70% है। जो एयरलाइंस हमें बता रही हैं कि जिस तरह से उनका बुकिंग ट्रेंड दिख रहा है, फेब 15 यानी कि जो मिड फेब है वहाँ पर उनको ये उम्मीद है कि पूरा का पूरा वापस सेक्टर खुल जाएगा और करीब 75% 80% के आसपास का लोड फैक्टर वापस आना शुरू हो जाएगी। क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि नाइट कर्फ्यूज हट गए, वीकेंड लॉकडाउन हट गए, जहाँ थोड़े बहुत है भी वो भी अब हटना शुरू हो चुके हैं धीमे धीमे करके, क्योंकि नंबर्स फिर से नीचे आ रहे हैं। जो वेडिंग सीज़न है वो वापस शुरू हो रहा है। जो वेडिंग सीज़न था जो अभी चल रहा था उसमें दिक्कत ये थी कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, रिस्ट्रिक्शंस कम हो रही है तो वेडिंग के लिए भी आदमी बहुत सारा ट्रैवल करेगा। और जो टूरिज़्म था, जो बहुत सारे शहर थे, जो छोटे छोटे शहर जहाँ पे ट्रैवल टूरिज़्म के लिए होता है, वहाँ पे नाइट कर्फ्यू था। नाइट कर्फ्यू में ट्रैवल ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाता है, तो वो भी वापस शुरू होगा। इसलिए फरवरी में उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बुकिंग नंबर है वो 15 से 20% बेटर है जनवरी से, और जो पूरा मंथ एंड होगा वो करीब 75% के लोड फैक्टर पर एंड होगा, ऐसे हमें एविएशन कंपनीज बता रही हैं। इसके अलावा राज्यों की ओर कोविड पाबंदियों में ढील देने के बाद पिछले 7 से 10 दिनों में रेस्टोरेंट्स में चहल पहल बढ़ गई है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक वीकेंड पर 30 से 40% ज्यादा ग्राहकों ने रेस्टोरेंट्स का रुख किया है। आम दिनों में भी इसमें 20% तक इजाफा हुआ है और इस बारे में तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी कृतिका अरोरा दे रही हैं। तो रेस्टोरेंट्स बिजनेस से अब फाइनली इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया है। इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि पिछले 8-10 दिनों में वो देख रहे हैं कि काफी लोग निकल के अब बाहर आ रहे हैं, थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और वो कहते हैं कि फुटफॉल्स भी इंक्रीज हुए हैं। पिछले वीकेंड पर अराउंड 30 to 40% इम्प्रूवमेंट रहा है फुटफॉल्स में रेस्टोरेंट्स में, और वीकडेज पे ऑल्दो इम्प्रूवमेंट इतना नहीं हुआ, थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 15 to 20% वीकडेज में भी है। तो इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में बिजनेस एकदम कम हो गया था, 10% ऑफ प्री पैंडेमिक लेवल्स तक पहुंच गया था, क्योंकि कोविड केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे थे और
स्टेट्स भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे स्टेट्स ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट करनी शुरू करी हैं तो पॉजिटिव सेंटिमेंट फैल रहा है और लोग आ रहे हैं अब रेस्टोरेंट्स में। लेकिन प्लेयर्स कहते हैं कि अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है रेस्टोरेंट्स बिजनेस, कि अब हम कह सकते हैं कि 80 to 100% ऑफ प्री पैंडेमिक लेवल्स तक पहुंच गए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वे बेटर है जो हमने जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर दिसंबर में देखा था जब एकदम ने ओमिक्रॉन ने अपना सर उठाया था। चलिए, यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको क्या खास रहा आज मनी मंत्रा में। बने रहें। Knowledge partner Deloitte. Co-powered by ET Money. Invest in freedom to choose. Download the app. Co-powered by the all-new Thar. Explore the impossible. Banking partner Bandhan Bank. In association with Sundaram Mutual, unearthing opportunities. In association with Capri Global Capital Limited. सेविंग्स अकाउंट से बिजनेस लोन्स तक, इंश्योरेंस से होम लोन्स तक, हम करते हैं सभी जरूरतें पूरी। चंडीगढ़ से चेन्नई तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, हम हैं आपके लिए उपस्थित। अपनी ब्रांचेस से आपके डोर स्टेप तक, फोन बैंकिंग से नेट बैंकिंग तक, आप चुने अपना जरिया। म्यूचुअल फंड से गोल्ड लोन्स तक, फिक्स डिपॉजिट से पर्सनल लोन्स तक, बंधन बैंक देता है सभी के लिए संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? हाय मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? मेरे सपनों का राजा कब आएगा तू? आई रुत मस्तानी। सोच क्या रही है? फेरे तो हो गए। इम्पॉसिबल वो क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक आईने की तरह है। यहीं से भारत की आर्थिक ताकत के बारे में काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। एनएसई गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के कल्चर को भी आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें आम निवेशक भी भारत की तरक्की में भागीदारी कर सकता है। सेविंग्स अकाउंट से बिजनेस लोन्स तक, इंश्योरेंस से होम लोन्स तक, हम करते हैं सभी जरूरतें पूरी। चंडीगढ़ से चेन्नई तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, हम हैं आपके लिए उपस्थित। अपनी ब्रांचेस से आपके डोर स्टेप तक, फोन बैंकिंग से नेट बैंकिंग तक, आप चुने अपना जरिया। म्यूचुअल फंड से गोल्ड लोन्स तक, फिक्स डिपॉजिट से पर्सनल लोन्स तक, बंधन बैंक देता है सभी के लिए संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। वक्त हो गया है बजट मंत्रा का, जहां पर आज हम आपको बताएंगे बजट से जुड़ी टैक्स के ऐलानों के बारे में। तमाम ऐलान तो आपने सुने ही, लेकिन इसके बावजूद भी फाइन प्रिंट्स में क्या कुछ निकल कर आया है टैक्स के लिहाज से, जो आपकी पॉकेट पर असर डाल सकता है। देखिए बजट मंत्रा में।
मनी मंत्रा में आज हम फोकस करने वाले हैं बजट में टैक्स के लिहाज से हुए तमाम ऐलानों पर। बहुत सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं, ऐलान हैं, वो तो वित्त मंत्री साहिबा ने खुद बजट के दौरान कर दिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो फाइनेंस बिल पढ़कर बारीकी से हमने विश्लेषण करके आज आपको शो पर बतानी है। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ भी खास मेहमान जुड़ गए हैं। बॉम्बे सीए सोसाइटी के पूर्व प्रेसिडेंट गौतम नायक मेरे साथ शो में आज हैं। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और स्वागत है आपका मनी मंत्रा की इस खास पेशकश में। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मैं ऐसे समझ रही हूं कि आपने फाइन प्रिंट्स पढ़ने के बाद हमारे दर्शकों को समझाने के लिए निकाले होंगे। शुरुआत करना चाहती हूं एलटीसीजी पर सरचार्ज की जो कैपिंग कर दी गई है अधिकतम 15% पर, इस खबर के साथ, इस ऐलान के साथ आमतौर पर किस कैटेगरी के निवेशकों और लोगों पर ये जो बदलाव है, ये जो कैपिंग है, वो लागू होगी और ये क्या है, ये बताएं। कविता जी, जो सरचार्ज जो है वो स्लैब बेसिस पर होता है। अगर आपका 50 लाख तक इनकम, टैक्सेबल इनकम है, तो सरचार्ज नहीं लगता है। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% है, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% है, और 5 करोड़ के ऊपर 37% है। तो इसमें क्या था कि जो कैप थी अभी तक, जो स्टॉक मार्केट में शेयर बेचते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या डिविडेंड, उसके ऊपर वो कैप था कि सिर्फ 15% के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता है। तो ये था। तो इसमें क्या था कि अगर आपने घर बेचा, आपको कैपिटल गेन आ गए, 2 करोड़ के कैपिटल गेन आ गए, और दूसरा आपका इनकम है, तो उस हिसाब से आपका सरचार्ज 25% सरचार्ज लगता था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो 20% है, वो 27%, 28% भी होता था काफी केसेस में। तो वो एक था। या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर बेचते हो, अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर बेचते हो, स्टार्टअप्स के शेयर्स जो बेचते हैं, तो उनको काफी कैपिटल गेन आती है। तो एक ही साल में इनकम ज्यादा होती है कैपिटल गेन्स की वजह से। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का है, अभी उन्होंने कैप किया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, हर तरीके के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का सरचार्ज सिर्फ 15% रहेगा। तो आपका मैक्सिमम रेट जो होगा वो 23.92% ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर। ये है। तो जो लोग घर बेचते हैं या जो अनलिस्टेड शेयर कंपनी का शेयर बेचते हैं, उनको इस पे फायदा होगा। चलिए, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो HNI हैं उनके लिए ये कैपिंग काम की खबर है। लेकिन इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिहाज से भी कुछ ऐलान हुए हैं जो मैं एक एक करके बताती हूँ, और गौतम जी आप इसको विस्तार से समझाइएगा। स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स छूट है वो मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो सबको समझ लेनी चाहिए वो ये है कि अगर IT विभाग किसी भी तरह की सर्च कंडक्ट करता है आपके खातों में, और सर्च के दौरान अगर कोई अघोषित आय पकड़ी जाती है या मिलती है, तो उस पर आपको जो है टैक्स चुकाना पड़ेगा। स्टार्टअप्स को जो छूट 1 साल और बढ़ा दी गई है, इसको कितना प्रोत्साहन वाला ऐलान आप समझते हैं? ये अच्छा है, क्योंकि क्या जो नए स्टार्टअप्स है, अगर कोई अभी इस साल में स्टार्टअप चालू करे तो 2024-23 तक वो चालू कर सकता है, और उनको वो सेक्शन 80 IAC का एग्जेम्पशन, यानी 5 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। तो वो एक काफी अच्छा फायदा है स्टार्टअप्स के लिए। तो वो एक अच्छा है। लेकिन जो अनडिस्क्लोज इनकम का जो ये है, तो उसके ऊपर जो टैक्स है, तो उसमें एक ये है कि स्टार्टअप्स की उसमें इतना ये नहीं है, ये इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो कुछ किसी का भी अनडिस्क्लोज इनकम होता है, तो उसके ऊपर तो टैक्स तो लगता ही है, फ्लैट रेट के ऊपर वो लगता है। तो चलिए, ये पूरा शो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के YouTube पर, और प्लेलिस्ट में जाइए, बजट मंत्रा के शोज देखिए। आगे बढ़ते हैं। टाइटन ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। आय में 31% की बढ़त दर्ज हुई है। मुनाफे की बात करें तो 136% की बढ़त यहाँ पर आई है। लेकिन ओवरऑल नतीजे कैसे रहे, हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला बता रही है। टाइटन के Q3 नंबर्स चमकते हुए नंबर्स है Q3 के लिए। ओवरऑल देखें तो उनकी जो रेवेन्यूज़ है वो इन लाइन आई है, पर जो मुनाफा है वो बहुत ही अपबीट है। बहुत स्ट्रांग मुनाफा देखा है कंपनी ने, और मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है। तो स्टॉक भी देखते हैं तो स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में। उसके अलावा
ओवरऑल बात करते हैं अब इंडिविजुअल नंबर्स की। जो ज्वेलरी ग्रोथ है, ज्वेलरी सेगमेंट का ग्रोथ हुआ है, अराउंड 31% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मेनली ये ग्रोथ क्यों सपोर्ट हो रही है? फेस्टिव सीजन था, वेडिंग सीजन था, तो ज्वेलरी सेल्स ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी होती है, उसकी बिक्री काफ़ी अच्छी होती है। और ज्वेलरी सेगमेंट टाइटन के लिए अराउंड 80% ऑफ द रेवेन्यू आता है ज्वेलरी सेगमेंट से, तो वो अच्छे सेल्स होते हैं। तो ओवरऑल फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन अच्छे होने के कारण उनकी सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है। और वेडिंग सीजन सेल्स ये टाइम कंपनी के लिए 40% हायर थी ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो काफ़ी अच्छी बॉयंट डिमांड थी कंपनी ने जो देखी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टिकट साइज भी काफ़ी स्टेबल थी, वॉक-इन्स भी इंप्रूव हुए थे। पर यस, ओमाइक्रॉन का जो थर्ड वेव आया था वो थोड़ा इम्पैक्ट कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ है कि यस जैन के बिगिनिंग में और दिसंबर के एंड में थोड़ा इम्पैक्ट उसकी वजह से होता है, पर कंपनी एक्सपेक्ट करी है कि फुल ईयर में तो उनकी अर्निंग्स काफ़ी पॉजिटिव ही रहेगी। उसके अलावा बात करते हैं ज्वेलरी के मार्जिन की। ज्वेलरी सेगमेंट के मार्जिन की मेनली जो ग्रोथ ड्राइव हुई है वो है हेल्दी ऑपरेटिंग लेवरेज। ओवरऑल डायमंड प्राइसेस की अप्रिसिएशन भी हुई है, वो रियलाइजेशन बेटर हुआ है, तो उसकी वजह से भी मार्जिन इंप्रूव होती है। और प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हुई है, तो उसकी वजह से अच्छे मार्जिन भी रिपोर्ट किए हुए हैं कंपनी ने। वॉचेस सेगमेंट में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी थी। अक्रॉस ब्रांड्स उन्होंने वॉचेस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखी थी, और मल्टी ब्रांड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल्स, इन सब चैनल्स में भी अच्छी ग्रोथ देखी हुई है कंपनी ने ना। ओवरऑल आईवेयर डिवीजन की बात करें, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, उनके इंटरनेशनल ब्रांड्स है, वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी हुई है। तो ऑल इन ऑल टाइटन ने काफ़ी अच्छी नंबर पोस्ट की है Q3 FY22 में। इसके अलावा टाटा स्टील के नतीजे यहाँ पर कल आने वाले हैं, और नतीजे कैसे रह सकते हैं, तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी आशीषा दे रहे हैं। पिछले कई क्वार्टर्स में अच्छे नतीजे पेश करने के बाद इस क्वार्टर में स्टील कंपनी से हम ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रहे। इनफैक्ट हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टील कंपनीज के लिए, बिकॉज इस क्वार्टर में कोकिंग कोल जो उनका मेन रॉ मटेरियल होता है, उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे, स्टील प्राइसेस भी वीक थे, और डोमेस्टिक डिमांड भी म्यूटेड थी। नंबर्स की बात करें तो टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 61,600 के आसपास, जो 2.2% का ग्रोथ हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन एबिटा मार्जिन्स में हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस क्वार्टर जैसे हमने बताया कोकिंग कोल प्राइसेस के दाम बढ़ रहे थे। सो एबिटा मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25.8% वर्सेस 27.3% जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिया था, जो 150 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हो सकता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 19% से कम हो सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पर। बाकी नंबर्स की बात करें तो वॉल्यूम में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4.3 मिलियन टन का वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम कंपनी रिपोर्ट कर सकता है इस क्वार्टर में, वर्सेस 4.4 मिलियन टन जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिया था। और ये डिक्लाइन म्यूटेड डोमेस्टिक डिमांड के कारण आ सकती है। रियलाइजेशंस की बात करें तो रियलाइजेशंस मार्जिनली इंप्रूव हो सकता है बाय अराउंड 2,000 रुपीज़ पर टन, और वो 76,000 रुपीज़ पर टन पे आ सकते हैं। एबिटा पर टन में हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट, जो पार्शियली ऑफसेट हो जाएंगे रियलाइजेशंस के बढ़ने के कारण। सो एबिटा पर टन 28,000 पर टन के आसपास आ सकता है, वर्सेस 30,500 रुपीज़ पर टन जो हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था। स्टॉक की बात करें तो लास्ट 6 महीने में स्टॉक ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है और नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में टाटा स्टील ने 78% के रिटर्न्स दिए हैं। चलिए, श्री सीमेंट के नतीजे भी आने वाले हैं, और क्या है अनुमान, हमारे सहयोगी सौमीत बता रहे हैं। श्री सीमेंट के नंबर्स अगर हम देखते हैं पिछले क्वार्टर से थोड़े वीक आ सकते हैं। रेवेन्यू 4% के करीब डिक्लाइन हो सकते हैं, एबिटा 15% डाउन हो सकते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, और मार्जिन्स में भी हल्की सी वीकनेस अराउंड 26.7%, और अगर बॉटम लाइन की बात करें तो 12% डाउन हो सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब ये वीकनेस के कारण पीछे 3 कारण हैं। पहला तो जो डिमांड था वो काफ़ी वीक था अनसीजनल रेनफॉल्स की वजह से। उसके अलावा अगर प्राइस हाइक जो हम देखते हैं जो सीमेंट कंपनीज ने लिया था वो भी सस्टेनेबल नहीं था। अक्टूबर और नवंबर में सीमेंट कंपनीज ने एक शार्प प्राइस हाइक लिया था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि फेस्टिव सीजन के बाद जो डिमांड था वो काफ़ी वीक रहा, और उसी कारण उन्हें वही प्राइस हाइक रोल
रोल बैक करने पड़े, जिसके कारण ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ है वो हमें वीक दिखाई दे रहा है श्री सीमेंट में। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो भी करीब 8% का डिक्लाइन हमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है श्री सीमेंट से। और उसके पीछे रीज़न ये है कि श्री सीमेंट का जो प्रेजेंस है वो ईस्ट इंडिया में ज़्यादा है और ये रीजन में सैंड शॉर्टेज और ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की वजह से एक वॉल्यूम ग्रोथ में एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है श्री सीमेंट के रिजल्ट्स में हमें। चलिए इसी के साथ स्वदेश हार में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।